अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं QSO चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ वो चैप्टर करवा दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी परेशानी है तो आप उसके मुतालिक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि आज से हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ QSO रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स शुरू करने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि पिछले में से कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल आपका रह जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले आप उसमें से कोई सवाल पूछ लें और फिर जो है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। तो आज हम सिर्फ आर्टिकल नंबर 18 को देखने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा और काफ़ी सादा सा आर्टिकल है। और दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है इसमें हमने किसके मुतालिक पढ़ना है। तो पहले आर्टिकल नंबर 18 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, और उसके बाद मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, क्योंकि ये इस तरह के आर्टिकल्स हैं कि इनको आप साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। QSO आर्टिकल 18 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ये जो हेडिंग है ये हमें कहती है कि जो शहादत है वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के मुतालिक दी जा सकती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो फैक्ट इन इशू है ये क्या होता है। ये फैक्ट इन इशू ऐसा मामला है जिसकी वजह से कोई भी केस वजूद में आता है। ठीक है। और केस वजूद में आता है तो इसको एक पार्टी जो है वो डिनाई करती है, और दूसरी पार्टी का बिनाए दावा, दूसरी पार्टी का केस इस पे मुनहसर होता है, इस पे टिका होता है। यानी कि एक पार्टी डिनाइल में होती है और दूसरी इसकी एक्सेप्टेंस में होती है। यानी कि इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो फैक्ट्स इन इशू हैं ये ऐसा मामला है, ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से कोई मुकदमा वजूद में आता है और एक पार्टी उसको डिनाई करती है और दूसरी पार्टी उस चीज़ पे मिसर होती है कि ये जो मेरा मामला है, जो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। और ये जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं ये वही रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो फैक्ट इन इशू के साथ रेलिवेंट है। ठीक है। ये कोई और रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं होंगे। यानी कि एक मामला जो इशू में है उसी से मिलती जुलती जो हकीकतें हैं उन्हें हम कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स। आर्टिकल नंबर 18 की पहली 2 से 3 लाइन्स हमें ये कहती हैं कि जो शहादत है वो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग, यानी कि किसी भी सिविल में या किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में किसी हकीकत के वाज़िया होने या ना होने के मुतालिक दी जा सकती है। यानी कि एक शख्स है वो कहता है कि ये जो मामला है ये हुआ है, और दूसरा कहता है ये मामला नहीं हुआ। तो एक क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस, दूसरा क्या कह रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस। तो ये जो शहादत है ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों के मुतालिक दी जा सकती है। और जो लास्ट वाली लाइन है वो बताती है कि और भी बहुत सारे मामलात और भी बहुत सारे फैक्ट्स जो कि बाद में बयान किए गए हैं, यानी कि जो अभी आर्टिकल्स आने हैं 1920 उनमें जो बयान किए गए हैं उनके मुतालिक भी क्या है, शहादत दी जा सकती है। इसी के बाद इस आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन हमें ये बताती है कि कोई भी शख्स उन मामलात के मुतालिक शहादत नहीं दे सकता जिनको उस वक्त जो राइज है कानून या सिविल प्रोसीजर कोड ने मना किया हो। यानी कि एक मामला है जिस पे वाज़िया हकीकत है कि इस मामले पे शहादत नहीं ली जाएगी और इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये नहीं है कि हम उस मामले पे किसी भी शख्स की शहादत ले लें या उसको प्रूव करने लगे हों। ठीक है। इन शॉर्ट ये जो आर्टिकल है ये किसी दूसरे कानून की किसी हकीकत को वाज़े करने की, किसी हकीकत को प्रूव करने की पाबंदी को ख़त्म नहीं करता। ठीक है। बल्कि ये उसको वाज़े करता है। एक्सप्लेनेशंस के बाद आ जाते हैं जी इसकी इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशन जब मैं अभी आपको ट्रांसलेट करूँगी तो फिर मैं मुकम्मल इसको समझाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक्चुअली बताया क्या गया है। ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये हमें समझाने के लिए दी गई हैं कि जो फैक्ट इन इशू हैं वो क्या होते हैं। जैसे ए है इलस्ट्रेशन, उसमें ये बताया गया है कि जो ए है वो बी को मारता है, किसके साथ, छड़ी के साथ, और उसका जो इरादा होता है वो बी को कत्ल करने का होता है। तो यहाँ पे जो फैक्ट इन इशू होंगे, सबसे पहले तो छड़ी है। ठीक है। यानी कि ए छड़ी से मारने जा रहा था तो किसी ने उसको देखा मारते हुए या छड़ी पकड़े हुए। ठीक है। दूसरा उसका इंटेंशन है कि वो मारना ही चाह रहा था बी को। और जो थर्ड चीज़ है जो फैक्ट इन इशू है वो है डेथ बाय बीटिंग, यानी कि ए ने बी को मारा और उस मारने की वजह से बी की डेथ हो गई। तो ये क्या है, ये फैक्ट इन इशूज़ हैं। ये जो फैक्ट इन इशूज़ हैं इनका क्या होगा, एक तो इन पे बनाए दावा हुई। ठीक है। दूसरा जो है, जो दो पार्टीज़ हैं उनमें से एक इसको एक्सेप्ट करती है, दूसरी इसको डिनाई करती है। और जो इसकी इलस्ट्रेशन बी है वो सिविल के मुतालिक हमें बताती है कि एक मुकदमे में एक मुद्दई कहता है कि मेरे पास एक बॉन्ड है और ये जो है ये फैक्ट इन इशू को जाहिर कर देगा, यानी कि ये मेरे मुकदमे को बिल्कुल वाज़े कर देगा। और वो क्या होता है, पहली हियरिंग होती है और उसमें वो बॉन्ड ही नहीं लेके आता।
ठीक है। और अब क्या है, वो बाद में जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है तो वो कहता है कि मैं जो बॉन्ड है वो एज अ शहादत, एज अ एविडेंस वो पेश करता हूँ अदालत में, तो इस स्टेज पे उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि जो भी मुद्दई है उसको उन शराइत की, उनको उन पाबंदियों की, उन रूल्स की पैरवी करनी है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में बता दी गई हैं, ठीक है। अगर वो पहली हियरिंग पे अपना सबूत नहीं लेके आता, अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़े नहीं करता, तो उसको बाद में भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो बाद में किसी प्रोसीडिंग की स्टेज पे वो बॉन्ड लेके आ जाए और शहादत के तौर पे उसको पेश कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुद्दई ये दावा करता है कि वो जो फैक्ट इन इशू है उसका वो सबूत पेश करेगा, तो ये ज़रूरी है कि वो पहली हियरिंग पे वो सबूत पेश करे, बाद में उसको वो सबूत पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये इस आर्टिकल का मेन कॉन्सेप्ट था, यानी कि इसमें हमें वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया है कि किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, किसी भी फैक्ट की होने या ना होने के मुतालिक शहादत दी जा सकती है, और उन मामलात के मुतालिक जो कि बाकी आने वाले आर्टिकल्स में बयान किए गए हैं। और साथ ही हमें ये कह दिया गया है कि अगर कोई कानून किसी शख्स को शहादत देने से रोकता है किसी हकीकत के मुतालिक, तो क्या है, उसको उस शहादत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर जो उसके इलस्ट्रेशंस हैं वो एक हमें क्रिमिनल के मुतालिक बता देती है और दूसरा हमें सिविल प्रोसीडिंग के मुतालिक बताती है, ताकि जो ऊपर बयान किया गया है इस आर्टिकल में वो हमें वाज़ेह तरीके से समझ आ सके। अब आ जाते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एविडेंस शहादत सबूत में भी गिवन दी जा सकती है इन एनी सूट, किसी भी सूट में, और प्रोसीडिंग किसी भी कार्रवाई में, ऑफ द एग्जिस्टेंस होने और नॉन एग्जिस्टेंस ना होने ऑफ एवरी फैक्ट, हर हकीकत के इन इशू जो कि मामले का मुद्दा होती है या मामले की वजह होती है, एंड और ऑफ सच अदर फैक्ट्स, और इसके अलावा दूसरी फैक्ट्स as are hereinafter declared to be relevant and of no others, जो के बाद में आने वाले आर्टिकल्स में रेलिवेंट बयान कर दी गई हैं और इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि जो आने वाले आर्टिकल्स में बयान कर दी गई, यानी कि आर्टिकल नंबर 19, 20 एंड सो ऑन, उनके अलावा और कोई नहीं। तो ये बड़ी सादा सी बात है जो पहले भी बयान हो चुकी है कि किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में किसी मामले की हकीकत होने या ना होने के मुतालिक वाज़ेह सबूत दिए जा सकते हैं, और उन मामलात के मुतालिक जो कि बाद में बयान किए जाने हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है इस आर्टिकल की। दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल शैल नॉट नहीं करेगा एनेबल एनी पर्सन, किसी इंसान को, टू गिव देने के लिए एविडेंस ऑफ फैक्ट, किसी हकीकत का सबूत, which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, जो कि वो शख्स देने के लिए बेख्तियार होता है उस मौजूदा कानून के मुताबिक। यानी कि इस आर्टिकल की जो एक्सप्लेनेशन है उसके मुताबिक वो ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है ये किसी भी शख्स को ऐसे हक़ाइक़ के बारे में सबूत देने के काबिल नहीं बनाता जिन्हें मौजूदा कवानीन के तहत, जो कि दीवानी हों, यानी कि जो सिविल के मुतालिक हैं, उन्होंने पेश करने से मना किया हो या पेश करने के लिए नाअहल करार दिया हो। नेक्स्ट इस आर्टिकल की इलस्ट्रेशंस हैं, और दो इलस्ट्रेशंस हैं। पहली वाली जो है वो हमें क्रिमिनल के मुतालिक थोड़ा सा आइडिया देती है, और जो दूसरी है वो सिविल के मुतालिक आइडिया देती है। तो हम पहले इलस्ट्रेशन नंबर ए देखते हैं। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब। क्लब कहते हैं छड़ी को। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, यानी कि ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी को लाठी के साथ मारा और इस नीयत से मारा कि उसकी मौत वाक़या हो जाए। और एट एज ट्रायल, अब जब ए पे ट्रायल चलता है, यकीनन आपको पता है कि जब किसी पे इल्ज़ाम होता है तो मुकदमा दर्ज होता है और फिर आगे ट्रायल भी चलता है, और ये जो ट्रायल है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चलता है, ठीक है। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। ए के ट्रायल पे मुदर्जा ज़ाइल जो नीचे बयान कर दी गई हैं, वो जो हकीकतें हैं वो इशू में होंगी। कौन कौन सी? एज बीटिंग बी विद द क्लब, यानी कि ए ने बी को छड़ी के साथ मारा। एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, और जो बी है उसकी डेथ होगी इस मारने की वजह से। एंड एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, और ए का जो इरादा था वो बी को कत्ल करने का ही था। ये जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं जिसमें ए का बी को लाठी से मारना, फिर उसी मारने के बाइस उसकी मौत होना, और फिर जो इंटेंशन है ए का मारने का, ये जो है ये फैक्ट्स इन इशू हैं।
और इनको क्या है, इनको एक पार्टी क्या करती है, डिनाई करती है और दूसरी पार्टी इनको साबित करने के लिए कोशिश करती है। और साबित करने में और डिनाई करने में यानी कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों सूरतों में क्या है, सबूत पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इलस्ट्रेशन नंबर बी और ये सिविल के मुतालिक है और इसको देख लेते हैं हम लोग। ए सूटर कहते हैं मुकदमा करने वाले को, मुद्दई को, डज नॉट ब्रिंग विद हिम अपने साथ नहीं लाता, एंड हैव इन रेडीनेस और तैयार नहीं रखता, फॉर प्रोडक्शन लाने के लिए, एट द टाइम एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द केस पहली हेयरिंग पे केस की, आ बॉन्ड वो बॉन्ड ऑन विच जिस पे ही रिलाइज वो तकैया करता है यानी कि जिस पे उसका मुकदमा टिका है। अगर कोई शख्स उस बॉन्ड को पहली हेयरिंग पे लाने के लिए जो है तैयार नहीं करता या वो नहीं लेके आता तो क्या होता है, दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, डज नॉट एनेबल हिम, ये आर्टिकल उसको अहल नहीं करता, उसको अलाउ नहीं करता, टू प्रोड्यूस लाने के लिए, द बॉन्ड वही बॉन्ड जो वो पहली हेयरिंग पे नहीं लेके आया था, और प्रूव इट्स कंटेंट्स, और उसके जो कंटेंट्स है उसको साबित करने के लिए, एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, बाद में जो आने वाली स्टेजेस हैं प्रोसीडिंग की उसमें। यानी कि अगर एक शख्स को पहली हेयरिंग पे वो बॉन्ड लेके आना था जिस पे उसका मामला टिका था, जिस पे वो रिलाई करता था, और वो नहीं लेके आया, अब क्या है, ये जो आर्टिकल है ये बाद में आने वाली प्रोसीडिंग में उसको अलाउ नहीं करता कि वो वही बॉन्ड लेके आए और उसके जो कंटेंट्स हैं उनको प्रूव करता फिरे। यानी कि हमें जो सबूत देना है वो पहली हेयरिंग में ही देना है। Otherwise then, in accordance with the condition prescribed by law for the time being in force relating to civil procedure, यानी कि दीवानी तरीक़ाकार से मुतल्लिक उस वक्त जो नाफिजुल अमल कानून है उनके तहत मुकर्रर करदा शराइत के मुताबिक अमल किए बगैर कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता। इस लाइन का सादा सा मतलब ये है कि अगर हमने किसी फैक्ट को साबित करने के लिए सबूत देना है तो वो जो सबूत है उसको काबिल कबूल बनाने के लिए हमें उन कवानीन के मुताबिक चलना पड़ेगा जो कि दीवानी मामलात के रिलेटेड बता दिए गए हैं। अगर हम उन कवानीन के मुताबिक नहीं अमल करते तो क्या है, हमारा जो मामला है वो ख़राबी की तरफ जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 18 और मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने इस आर्टिकल में क्या पढ़ा था। और ये जो आर्टिकल है ये जहन में रखना है क्योंकि आगे जितने आर्टिकल हैं वो सारे इसके साथ रिलेटेड ही होंगे तकरीबन। ठीक है जी, तो इस आर्टिकल में हमें क्या बताया गया है, इस आर्टिकल में हमें ये कहा गया है कि जो एविडेंस है वो सूट में या प्रोसीडिंग में किसी हकीकत के होने या किसी हकीकत के ना होने यानी कि उसको एक्सेप्ट करने या डिनाइल पे दिया जा सकता है। और अगर कोई कानून किसी शख्स को अहल नहीं करता एविडेंस देने पे तो क्या है, वो जो शख्स है वो एविडेंस नहीं दे सकता। इसके बाद इस आर्टिकल की 2 इलस्ट्रेशंस है। पहले हमें ये बताती है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें किस तरह फैक्ट जो हैं वो इशू में होते हैं और किस तरह हमने उनके मुतालिक सबूत पेश करना है या नहीं करना है। ठीक है, और जो दूसरी है बी है वो हमें ये बताती है कि जो सिविल प्रोसीडिंग है उसमें हमने किस तरह शहादत पेश करनी है और अगर हम वक्त पे शहादत पेश नहीं कर सकते तो उसका क्या तरीक़ाकार है। वो ये है कि ये जो आर्टिकल है फिर हमें बाद में प्रोसीडिंग में वो जो शहादत है, जो सबूत है, ये डॉक्यूमेंट है, वो देने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। तो अपने मुकदमे को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सबूत बिल्कुल उसी मुताबिक दें जिसका मुतालबा कानून करता है। तो ये था आर्टिकल नंबर 18 जिसको मैंने काफ़ी तफसील से और काफ़ी डिटेल से मैंने आपको करवा दिया है और इसको डिटेल से करवाने का मकसद यही है कि जब नेक्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ने हैं तो आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों। ठीक है जी, अगर अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।